हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। तो हम करने वाले हैं आज हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी हम कर चुके हैं पूरी 4 से 5 वीडियो में। मैराथन्स में मैंने मैथ की पेडागोजी करा दी है, एक एक पॉइंट मैंने कराया है। बाकी ईवीएस हम कंप्लीट कर चुके हैं, 7 से 8 लेक्चर में हमारी ईवीएस हो गई है। साइंस पेडागोजी हमारी साइड बाय साइड चल रही है। बाकी हिंदी की पेडागोजी आज हम कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने रखे हुए हैं, तो सेशन को लास्ट तक देखना। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम आज करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या बोलते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन। ठीक है, कुछ लोगों को हिंदी समझ नहीं आती है तो इसलिए मैं साथ साथ लिखती चलूंगी। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। यानी जो भाषा हम अपने घर परिवार से सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, दादा दादी से सीखते हैं, अपने घर में सीखते हैं, अपने माहौल से जो सीखते हैं, वो होती है भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अर्जन। वे दूसरों को अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं, यानी अपने मम्मी पापा को देखते हैं तो उसे इमिटेट कर लेते हैं और बोलने लगते हैं। यानी जो एक्टिविटीज़ घर में होती हैं ऐसे ही बच्चे करते हैं। तो ये क्या होता है, इमिटेशन के थ्रू सीख लेते हैं। यह एक प्राकृतिक भाषा है, यानी एक नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है, नेचुरल है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी किसी भी आपको अगर घर की लैंग्वेज सीखनी हो तो आप किसी इंस्टीट्यूट में थोड़े ही ना जाएंगे। अब 3 साल का 4 साल का जो बच्चा होता है उसे सारी भाषा आ जाती है बोलनी, हर चीज़ बोलने लगता है। वो दूध दे दो, पानी दे दो, खाना दे दो, तो उसे कोई सिखाता थोड़ी है। थोड़ा बहुत मम्मी पापा बोलना सिखा देंगे, लेकिन पूरा थोड़ी सिखाएंगे, वो इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं। तो इसके लिए ना तो किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ना किसी स्कूल की जरूरत पड़ती है। ये क्या होती है, एक बिहेवियर में हमारे आ जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी हमारी मातृभाषा होती है। जैसे कि हम जब छोटे थे, हमें हिंदी किसी ने सिखाई थोड़ी है, हम खुद ही इतनी सारी बातें करने लगे धीरे धीरे। जैसे छोटे छोटे बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, वो पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उन्हें कोई सिखाता थोड़ी है, वो इमिटेट करते हैं, दूसरों को देखते हैं और सीख लेते हैं। कभी अपने छोटे छोटे दोस्तों को देखते हैं, अपने घर वालों को देखते हैं, उन्हीं से ही सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा अर्जन, जो हम घर से ही सीख लेते हैं, अपने वातावरण से सीख लेते हैं। ये हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। ठीक है, फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है ये सहज है, यानी सिंपल है और नेचुरल है। ठीक है, स्वाभाविक होती है, यानी हमारे स्वभाव में ही आ जाती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, यानी ना हमें कोई ग्रामर पढ़नी पड़ती है, इसमें कोई हमें बुक्स नहीं पढ़नी होती। ठीक है, ऐसे ही हमें ये आ जाती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है, यानी परिवार से ही आती है तो परिवार का ही महत्व है, और आस पड़ोस से भी आ जाती है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उन्हें ऐसे ही आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, भाषा अर्जन। फिर आगे चलते हैं, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, लैंग्वेज लर्निंग। आपको इंग्लिश में भी ये दोनों ऐसे ही सेम मिलेंगी, तो आप यहाँ से इंग्लिश में रिलेट कर लें और इंग्लिश से हिंदी में रिलेट कर लें। ठीक है, ये होती है भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें क्या होता है, स्कूल कॉलेज में जाके सीखी जाती है। स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हैं। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके ये सीखनी पड़ती है, यानी लैंग्वेज लर्निंग, नाम से ही पता चल रहा है, जो हमें लर्न करनी पड़ती है वो होती है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी रूल्स भी होने चाहिए, इसके रूल्स भी होते हैं, और ग्रामर भी याद करनी पड़ती है। ये हमारी कोई भी दूसरी भाषा हो सकती है, जैसे कि मुझे इंग्लिश पे अच्छी कमांड लेनी है तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगी, मुझे घर से इंग्लिश आ जाएगी, घर में कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है तो कैसे आएगी। तो मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे सेकंड लैंग्वेज आएगी। मुझे फ्रेंच सीखनी है तो भी मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये भाषा आएगी। ठीक है, तो इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं, यानी कोई भी इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है। ठीक है, कोई भी भाषा, यानी अपनी मातृभाषा से जो अलग भाषा होती है वो द्वितीय भाषा होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम, जिसे याद किया जाता है, जिसके लिए कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। जैसे कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ तरह तरह की भाषा वो सीखता है। ठीक है,
तो ये हुई भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। यानी भाषा अर्जन जो हमें जन्मजात हमारे स्वभाव में आ जाती है, जो सिंपल होती है, सहज है, और भाषा अधिगम जो हम स्कूल में सीखते हैं, इंस्टीट्यूशंस में सीखते हैं, अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं, औपचारिक तरीके से सीखते हैं। तो ये कौन सी है? भाषा अधिगम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। भाषा अधिगम से कुछ संबंधित तथ्य हैं। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है, यानी स्कूल जाना पड़ता है इसे सीखने के लिए। ठीक है, भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, यानी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जब जाके ही आती है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन स्कूल में जाता है तो धीरे धीरे फर्स्ट क्लास से ही इंग्लिश की बुक स्टार्ट हो जाती है, फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर ग्रामर आ जाती है, टेंस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इंग्लिश सीखने के लिए उसे प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक के शिक्षण पत्तियों आदि की भूमिका होती है। यानी स्कूल की भी भूमिका होती है, स्कूल में जाके सीखेगा। ठीक है, और शिक्षक यानी टीचर की भी भूमिका होती है, टीचर सिखाएगा, ऐसे ही नहीं आ जाती है। और जो हमारा करिकुलम है, बुक्स हैं, सभी की क्या है? भूमिका रहती है भाषा अधिगम में। फिर कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं कि भाषा किस तरह से आती है। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यानी इंटरेक्शन का। ये बात करते हैं इंटरेक्शन पे, यानी सामाजिक अंत्यक्रिया करके ही बच्चा सीखता है। ठीक है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। ये सीधा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इन्होंने 3 चीज़ों पे बात की है, यानी लैंग्वेज, यानी बच्चा जो है लैंग्वेज, भाषा जो है समाज के संपर्क में सीखता है। भाषा पे बात की है इन्होंने कल्चर, यानी संस्कृति पे, हिंदी थोड़ी सी गलत हो सकती है, संस्कृति पे बात की है, और लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है, यानी समाज, 3 चीज़ों पे ये बात करते हैं। ठीक है, फिर पियाजे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की तो कहते हैं कि बच्चा क्या इंटरेक्शन के साथ सीखता है, समाज से इंटरेक्शन करेगा, टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ अंत्यक्रिया करके ही बच्चा सीखता है। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे के अनुसार बालक की भाषा सीखने में उसके संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही रोल है। जैसे कि इन्होंने जो चरण दिए हैं उससे ही बच्चा होके गुजरता है, उसी में बच्चा सीखता है। ठीक है, फिर चॉम्स्की ने क्या कहा है? भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। ये कहते हैं कि बच्चे में जो है जन्मजात होती है क्षमता, उसे कोई सिखाने की जरूरत नहीं होती। भाषा की व्यवस्था को पहचानने के लिए शक्ति के साथ पैदा होता है, जिसे एलईडी कहा जाता है। ये पूछ लेता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर भी बोला जाता है, यानी यूनिवर्सल ग्रामर के जनक। ठीक है, फिर कौशल की बात, 4 कौशल है हमारे, LSRW, LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग लिखना। ठीक है, ये हमारे 4 कौशल होते हैं, जिसमें से 2 कौशल क्या होते हैं? प्रोडक्टिव स्किल यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल। 2 कौशल होते हैं रिसेप्टिव स्किल यानी ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्त यानी जो हम बोल रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? बोलना यानी बोल के बता रहे हैं, जैसे मैं क्या कर रही हूँ? अभिव्यक्त कर रही हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही हूँ। ठीक है, लिखना, लिखते हैं तो हम अपने क्या है आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, लिख के प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 आ जाते हैं, बोलना और लिखना। ठीक है, बोलना और लिखना आ जाता है प्रोडक्टिव स्किल के अंदर, ऐसे कर सकते हैं हम, बोलना और लिखना। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, और रिसेप्टिव स्किल यानी जो ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि आप क्या है, कानों में आपने लीड लगाई हुई है तो आप सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, यानी सुन रहे हैं आप, और अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप ग्रहण कर रहे हैं। यानी बहुत बार ऐसा करते हैं कि साइलेंट रीडिंग करते हैं तो सीधा हमारे माइंड में जाता है। ठीक है, यानी सुनना और पढ़ना, ये हो गए हमारे ग्रहणात्मक कौशल जो हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो 4 कौशल होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल और 2 होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक यानी बोलना और लिखना, ग्रहणात्मक यानी सुनना और पढ़ना। ठीक है, और ये इंग्लिश में भी आते हैं, प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा।
फिर ये चारों जो कौशल होते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित है। अब एक दूसरे से संबंधित तो इसलिए है कि ऐसा तो है नहीं कि पहले तो 1 साल तक बच्चा सुनेगा फिर 1 साल तक बोलेगा, तो ऐसा तो होता नहीं। चारों क्या है, एक साथ ही आ जाते हैं। चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि सभी एक साथ आ जाते हैं। ये पेपर में आया हुआ है यही पॉइंट, सारे एक साथ आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पहले आएगा फिर दूसरा आएगा फिर, ऐसे थोड़ा ही होता है। बच्चे को बोलना भी आ जाता है, सुनना भी आ जाता है, यानी सारे सेंसेस काम करते हैं। तो क्या होता है, सारे एक साथ ये आ जाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख जाता है। ठीक है, अब जैसे हमारे हाथ है, हम हाथ चल रहे हैं तो हमारा मुंह भी चल रहा है, तो क्या होता है, चीजें एक साथ हो जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं। तो ऐसे ही क्या है, बोलने के साथ लिखना भी आ जाएगा, सुनना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा, तो सारी चीजें एक साथ चलती हैं। फिर है रिमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। नाम से ही पता चल रहा है उपचार। जैसे कि हम डॉक्टर के, मैं बीमार हूँ अगर, मतलब मान लीजिए, वैसे हूँ तो नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे बुखार है तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा कि क्या है, क्या बुखार है, क्या है, तो पहले क्या करेगा डॉक्टर, मेरा निदान करेगा, निदानात्मक यानी पहले मुझे डायग्नोज करेगा। डॉक्टर देखेगा कि क्या, कौन सा कौन सा बुखार है, क्या सिम्टम्स हैं, सर्दी कब लगी थी, मतलब सारी चीज़ें पूछेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर मुझे उपचार देगा, यानी दवाई लिख के देगा, फिर मैं दवाई लूंगी। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही बच्चे का करते हैं कि पहले डायग्नोज करते हैं, देखते हैं कि बच्चे की क्या कमियां हैं, क्यों नहीं बच्चा पढ़ पा रहा है, क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, क्यों इसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्यों ये कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद उसे रिमेडी देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों को अधिगम होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी पहले देखा जाता है कि बच्चे को कहाँ कठिनाई आ रही है और क्यों कठिनाई आ रही है, फिर उसके बाद उसे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, फिर उन्हें बाद में उस पर काम किया जाता है। ठीक है, कक्षा, अब बहुभाषिकता के बारे में हर बार एक क्वेश्चन आता है, सीडीपी में भी आता है और हिंदी में भी आता है। कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में, यानी क्या होता है, टीचर को क्या है, एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में मानना चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में मानना चाहिए मल्टीलिंगुअलिज्म को। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करता है, यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे बच्चे तो वैसे ही इतने ज़्यादा बोलते हैं छोटे छोटे, तो वो स्कूल में जाएंगे, अगर उन्हें तरह तरह की भाषा बोलने वाले उनके फ्रेंड मिलेंगे तो वो और ज़्यादा सीखेंगे और ज़्यादा भाषा को बोलेंगे। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। यानी क्या करते हैं, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा को बोलेंगे। अब अलग अलग क्षेत्र से अगर बच्चे आ रहे हैं तो वो सभी बोलेंगे, तो क्या होगा, एक दूसरे से सीखेंगे। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मक का विकास करने में सहायक होता है, यानी क्या करता है, क्रिएटिविटी उनके अंदर लेके आती है बहुभाषा। तो क्या होता है, कक्षा में बहुभाषिकता को पोषण करना चाहिए। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का ही माध्यम है, यानी सब एक दूसरे की बातें करते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को भी समझेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, तो उनका चारों तरफ से विकास होगा, उनका संज्ञानात्मक भी विकास होगा, रचनात्मक भी होंगे वो। ठीक है, भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वे अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरे की भाषा एंड संस्कृति का भी सम्मान करना सीख जाते हैं। यानी अपनी का तो सम्मान सीखेंगे, दूसरे की का भी सम्मान सीखेंगे और दूसरे के बारे में पता भी चलेगा कि उस भाषा का कल्चर कैसा है, हमारी भाषा का कल्चर कैसा है, हमारी कैसी संस्कृति है, उनकी कैसी संस्कृति है। तो क्या होता है, बच्चों को क्या है, बहुभाषिता देनी चाहिए। बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक को वृद्धि करती है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी करती है, सामाजिक सहिष्णुता करती है, विस्तृत चिंतन यानी बच्चे की लॉजिकल भी डेवलप होती है, बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को भी बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी एक रिसोर्स के रूप में यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा में क्या है, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को यूज करना चाहिए। फिर है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन, यानी जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपका रिजल्ट आएगा, वो एक तरह से आपका मूल्यांकन है कि आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा था, क्या आपको याद रहा, कितने आपके नंबर आए, कितना आपने अचीव किया है। ठीक है, सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। यानी जब बच्चा सीख लेता है, टीचर सिखा देते हैं, उसके बाद जो अचीवमेंट होती है बच्चे की, वो होता है उसका मूल्यांकन कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है,
मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन तो चलता ही रहता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, यानी असेसमेंट जो है वो छोटा प्रोसेस है, लेकिन इवैल्यूएशन एक बड़ा प्रोसेस है। असेसमेंट एक एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है, लेकिन इवैल्यूएशन क्या है, पूरे एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है। ठीक है, तो सारा ऐसे ही है। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके। अब किस तरह के तरीके होने चाहिए आकलन में, ये देख लेते हैं। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, ये पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट है। जहां विभिन्न संदर्भ आ जाए तो मतलब क्वेश्चन क्या है, ठीक होने के ज़्यादा चांसेस उसके हैं। ठीक है, बच्चे को उसके कंटेक्स्ट में ही पढ़ाएं। ठीक है, बच्चे को उसके संदर्भ में पढ़ाएं, बच्चे को इस तरह के एग्जाम्पल दें जो रियल लाइफ से रिलेट करें, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल दें उसे। ठीक है, तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो अपनी बात कह सके, अपनी भाषा में बोल सके। ठीक है, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, यानी पहले उनसे क्वेश्चन पूछें और फिर कहें कि अपनी लैंग्वेज में बताओ या अपना रिएक्शन दो कि तुम क्या समझते हो इस चीज़ से। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनसे पूछें कि इस बारे में तुम्हारी क्या थिंकिंग है, तुम कैसा सोचते हो, क्या क्या सोच सकते हो तुम इसके बारे में। तो इससे क्या होता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है उनके अंदर। बच्चों से उनके अपने अनुभव को लिखवाना, बच्चों से बोलें कि अपनी लैंग्वेज में से लिखो, अपने अनुभव में लिखो। ठीक है, तुमने क्या समझा इससे। सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्द में लिखवाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने शब्दों में जहां से लिखवा रहा है ना, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो उस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ठीक होने की। यानी बच्चा अपने विचार लिख रहा है, अपने अनुभव लिख रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो बच्चा अपने रियल लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को लिख रहा है और टीचर रिलेट करा रहा है उसकी डेली लाइफ से, तो उससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चन पुट आउट करना और बच्चों को एनकरेज करना कि वो भी क्वेश्चन पुट आउट करे टीचर से। ठीक है, तभी तो पता चलता है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता ही है। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक प्रकार की फाइल होती है। ठीक है, जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि के किए गए कामों का संग्रह होता है, यानी जो बच्चे के काम होते हैं, जो बच्चे का रिकॉर्ड होता है, उसका कलेक्शन होता है। जैसे कि कोई बच्चा 8th क्लास में है, वो 9th क्लास में गया, तो जो 8th क्लास की टीचर थी वो 8th में ही रह गई, 9th में उसे नई टीचर मिली, तो जो उसकी टीचर थी उसने पूरी साल का उसका रिकॉर्ड बनाया हुआ था बच्चे का कि ये इतना अच्छा है पढ़ने में, इसका बैकग्राउंड मतलब A to Z उसकी सारी चीज़ें, ड्रेस कोड ऐसा रहता है, इसका बालों का हेयर स्टाइल ऐसा रहता है, मतलब इसकी करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, को करिकुलर में ये ऐसा है, तो उसका सारा रिकॉर्ड बनाया हुआ था। फिर वो उन्हें 9th वाली टीचर को दे दिया। तो वो क्या था, जो रिकॉर्ड बनाया था वो एक पोर्टफोलियो था। क्या था वो, पोर्टफोलियो था, यानी उसके सारी बातों का कलेक्शन था, सारे कामों का कलेक्शन था, जितना उसने पूरी साल में या 6 महीने के अंदर किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा पोर्टफोलियो। फिर है सतत एवं समग्र एवं सतत मूल्यांकन, यानी CC, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, बच्चे के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, यानी स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, यानी करिकुलर और को करिकुलर, यानी सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं इसमें, स्कूल की भी, स्कूल से बाहर की भी, बच्चे के सारे पक्ष आ जाते हैं, बच्चे के कॉग्निटिव सारे पक्ष आ जाते हैं। कॉग्निटिव यानी उसके संज्ञान से रिलेटेड, अफेक्टिव यानी उसके संवेग से रिलेटेड, एंड साइकोमोटर यानी उसकी डूइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सारे पक्ष इसके अंदर आ जाते हैं CC के अंदर। शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ये बात करता है कि बच्चे का हर एक पक्ष का डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी सर्वांगीण विकास हो, बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क हो, सारी चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए, स्कूल की एक्टिविटीज़ भी, बाहर की एक्टिविटीज़ भी, तो सारी चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षा की कमजोरी को पहचान कर उसका निदान किया जाता है, यानी पहले देखते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं कि क्या दिक्कत है, बच्चा क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, क्यों उसके नंबर नहीं आ रहे, क्यों उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिर उसके बाद उसे रिमेडी देते हैं। ठीक है, यानी टीचर क्या करेगी, या तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएगी या एक्स्ट्रा टाइम देंगे उसे पढ़ाने में। ठीक है, तो क्या होता है, पहले डायग्नोज करते हैं फिर रिमेडी देते हैं, यानी पहले निदान करते हैं फिर उसके बाद उसका उपचार करते हैं। निदान होता है डायग्नोज। ठीक है,
फिर है टाइप्स ऑफ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी जिनसे बच्चा सीखता है, जो क्लास में यूज होते हैं, एड्स जो होते हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है, यानी ऑडियो लर्निंग मटेरियल, श्रव्य सहायक सामग्री। ऑडियो नाम से ही पता चल रहा है, जिसे सुनते हैं, जिसे सुन के ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण है रेडियो, यानी पहले टाइम पे क्या हुआ करता था कि कोई भी हमें कहानी सुननी है तो कि रात में 9 बजे कहानी आएगी, इस टाइम ये गाने आएंगे, तो क्या होता था, पहले रेडियो से सुनते थे। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र आदि ये क्या होते हैं, ऑडियो लर्निंग मटेरियल यानी श्रव्य सहायक सामग्रियां, ठीक है। फिर है विजुअल लर्निंग मटेरियल यानी दृश्य सामग्री। इस प्रकार की सामग्री बच्चे देख सकते हैं, विजुअल से पता चल रहा है, यानी बच्चे देख के जैसे सीखते हैं, दृश्य यानी देख सकते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी स्कूल में यूज होते हैं, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनिल बोर्ड, मानचित्र यानी ग्लोब, चित्र, पिक्चर, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप आदि, ठीक है, यानी जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं विजुअल लर्निंग मटेरियल। अब ऑडियो विजुअल लर्निंग, नाम से ही पता चल रहा है, ऑडियो यानी सुन भी सकते हैं, विजुअल यानी देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने कानों में लीड लगाई हुई है, आप सुन भी रहे हैं और आप लोग मुझे देख भी रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, कंटेंट को देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, यानी सुनकर भी और देखकर भी जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो होते हैं ऑडियो विजुअल लर्निंग, जैसे कि मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि, ठीक है, जिसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये कौन सी होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है। फिर है कुछ भाषा के कार्य जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये पॉइंट मैंने रखे हैं। भाषा के कार्य, अभिव्यक्त का साधन यानी भाषा क्या है, आदान प्रदान का साधन है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो हमारा क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, मैं अपनी भाषा के थ्रू ही तो बोल पा रही हूँ, अगर मेरे पास भाषा नहीं होती तो मैं कैसे अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाती, ठीक है। तो भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का साधन, जिससे हम अभिव्यक्त कर सकें, बोल सकें, ठीक है, कुछ किसी को कह सकें, सुना पा सकें, ठीक है। तो ये क्या होता है, अभिव्यक्त का साधन। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक, यानी हम 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, कोई भी हमारे पास 4 लोग बैठे हैं, तो हम अपने भाषा से क्या है, दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, अंत्यक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। भाषा मानव विकास का मूल आधार है, यानी हमारा बेस है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कैसे पहचान लेते हैं कि ये लोग यूपी से हैं, ये लोग हरियाणा से हैं, कैसे पहचान लेते हैं, हमारी भाषा से ही तो पहचानते हैं कि भाई ये लोग दिल्ली से आए हैं, ये लोग हरियाणा से आए हैं, ये लोग यूपी से आए हैं। ज्ञान की प्राप्ति में सहायक भी होती है। भाषा मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, ठीक है, यानी हमारी पहचान ही हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति की और हमारी सभ्यता की पहचान ही हमारी भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम आदान प्रदान कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो टॉपिक आपको कराने हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं करा दूंगी, ठीक है। और जो भी आपको डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर पहले से नहीं किया हुआ है तो भी कर देना, ठीक है। बाकी मैथ की पेडागोजी जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, ईवीएस मैंने करा दिया है, ईवीएस देख सकते हैं। और एक बात और, अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है या किसी की भी पीडीएफ लेनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेट्स क्रैक के नाम से है। तो बाय बाय, टाटा।